आज हम आपको जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 100 प्रश्न मिलेंगे। उन 100 प्रश्नों में से 50-50 प्रश्नों के 2 पेपर के इसमें से प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन है साइंस, जीके जीएस, सारे क्वेश्चन हैं वो मिक्स में है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न क्या है, इसमें से पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग वाली एक तकनीकी यानी एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है। आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यक्तिकरण, विवर्तन या ध्रुवन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा किसके कारण होता है, ये पूर्ण यानी आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन भी दिए गए हैं, इनमें से पढ़िएगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, वायु है, नाइट्रोजन है, इनमें से, या फिर क्या कहते हैं। तो इसका दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यानी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है। और तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से जो पूछा गया प्रश्न है, पुस्तक मोदीज यानी माइंड्स टच इन द फोरंगिस पॉलिसी के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अरुण शौरी है, सुरेंद्र कुमार है, प्रवीण मुखर्जी है, अरुंधति राय है। इनमें से आप बताइएगा, आपको इसमें से आता होगा दोस्तों, इसका जो क्या राइट आंसर होगा ये आप बताइएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा इसमें से कौन सा होगा, वो सुरेंद्र कुमार होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एसएससीजीडी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए चक्षु प्रकाशन की तरफ से बेस्ट बुक जारी किया गया हुआ, जो एसएससीजीडी कांस्टेबल का है, जो आप लोगों को भर्ती 2024 के लिए इंपॉर्टेंट बुक है, स्टडी गाइड जो दिया गया हुआ। इसमें आप लोगों को जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग एवं हिंदी एवं इंग्लिश सभी विषयों पर इंपॉर्टेंट सिलेबस वाइज सिलेबस बताया गया हुआ, जिसमें 2800 प्लस प्रश्न दिए गए हैं, 5 सॉलिड पेपर भी दिए गए हुए हैं। साथ ही साथ देखिए आप लोगों को सिलेबस वाइज सिलेबस बताया गया हुआ है, जैसे कि आप लोगों को रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 नंबर के रहेंगे। आप लोगों को जीके जीएस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर का रहेगा। प्रारंभिक गणित से पूछे जाएंगे, मैथ से पूछे जाएंगे 20 प्रश्न, 40 नंबर के। हिंदी एवं अंग्रेजी आप कोई भी एक चूज करके ले सकते हैं, 20 प्रश्न 40 नंबर के। टोटल 80 प्रश्न है, जो 160 नंबर का है। टोटल टाइमिंग 60 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को सिलेबस वाइज सिलेबस बताया गया हुआ है। देखिए सिलेबस वाइज सिलेबस दिया गया हुआ है, करंट अफेयर दिया गया हुआ है, जीके दिया गया, रीजनिंग दिया गया हुआ है, जीके दिया गया हुआ है, जीके दिया गया हुआ है, रीजनिंग है, साइंस दिया गया हुआ है, मैथ का है आप लोगों को। देखिए मैथ जारी किया गया हुआ, सॉरी मैथ है। सभी पैटर्न बाय पैटर्न आप लोगों को बताया गया हुआ है। साथ ही देखिए आप लोगों को सॉलिड पेपर दिया गया हुआ है। सॉलिड पेपर के साथ साथ शॉर्ट आंसर एंड आप लोगों को दीर्घ आंसर भी दिया गया हुआ है। देखिए शॉर्ट आंसर भी आप लोगों को जारी किया गया हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों को आंसर को अच्छी तरह से भी सॉल्व करके भी बताया गया हुआ है। साथ ही साथ आप इसका सॉल्व भी देख सकते हैं, जैसे मैथ का है तो मैथ का पूरा सॉल्व दिया गया हुआ है। देखिए बुक कॉम्बो है, जो जिसमें आप लोगों को कॉम्बो बुक में आप लोगों को कांस्टेबल का है, असम राइफल का भर्ती 2024 का है। इसमें आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया हुआ है, सॉलिड 11 सॉलिड पेपर दिया गया हुआ है, 3300 प्लस प्रश्न पूछे गए हुए हैं। 2024 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए ये बेस्ट बुक है। इसका जो है बुक परचेस करने का आप चक्षुबुक.com पर भी जाके आप परचेस कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन के माध्यम से भी आप लोग बुक परचेस कर सकते हैं। ये जो है कॉम्बोक है, इससे आप प्रैक्टिस सेट वगैरह भी मार सकते हैं। एसएससीजीडी का बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन का, इससे आप तैयारी करिए। और अगर आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं बुक को। नेक्स्ट प्रश्न आता है, फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है, फोर्थ नंबर प्रश्न में दिया गया है, धातु उष्मा और विद्युत की संचालक होती है, सिवाय किसके सिवाय, एल्युमिनियम के, आयरन के, विस्मत के या सिल्वर के। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना पड़ेगा विस्मत को दोस्तों कोई धातु नहीं है, इस वजह से इसमें संचालक विद्युत नहीं हो पाती। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न, और 5 नंबर प्रश्न है, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। इस जगह कौन है, ठीक है, तो कौन थे, केजी यानी कि मुशरू वाला, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण। इनमें से आपको बताइएगा। तो इसमें दोस्तों जो सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक थे वो महात्मा गांधी जी थे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद 6 नंबर प्रश्न आता है, और 6 नंबर प्रश्न क्या है, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है, यानी केबल उद्योग के लिए, भारी जल संयंत्र के लिए, जल विद्युत के लिए या एटॉमिक रिएक्टर के लिए। इनमें से आप बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इसका क्या राइट आंसर होगा, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा किसके लिए, भारी यानी D2O बोलते हैं, भारी जल का जो केमिकल नेम होता है वो D2O होता है। तो इसमें से हमारा भारी जल होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 7th नंबर प्रश्न आता है, और 7th नंबर प्रश्न क्या है,
इसमें से आपसे पूछा जा रहा है ईमेल में बीसीसी क्या है, ठीक है, यानी बैक कार्बन कॉपी, बैक कोरेक्टर कॉपी, या ब्लाइंड कॉपी टू कॉपी, या ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो ईमेल में बीसीसी का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि ऑप्शन डी, हम ऑप्शन ई हमारा सही होगा। इस जगह थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है, तो इसलिए कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन फ्रेंड्स डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से दिया गया है, इसमें से नेक्स्ट दिया गया 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने। इसमें से जो पूछा जा रहा है आपसे, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत का मतलब है पत्थरों से निर्मित मंदिर का श्रेय दिया गया है, किसको दिया गया, पल्लवों को, चोलों को, राष्ट्रकूटों को, या चलयुगों को, इनमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा, चलयुगों को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 9th नंबर प्रश्न आता है, और 9th नंबर प्रश्न क्या है आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से 9th नंबर पूछ रहा है आपसे कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, या मीर जफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिराजुद्दौला और किसके, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से 10 नंबर प्रश्न आता है, और 10 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से पूछ रहा है कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में यानी कि द्वैध शासन लागू, इसको द्वैध शासन, द्वितीय शासन लागू किया गया था। तो किस गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत लागू किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। द्वैध शासन ये 1858, 1935, या 1919, या 1909। फ्रेंड्स इसमें से जो आता है यानी 1935 का अधिनियम आता है, जिसमें से द्वैध शासन अधिनियम को लागू किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 11 नंबर प्रश्न है, और 11 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से अकबर का प्रसिद्ध राष्ट्र मंत्री कौन था, ठीक है, कौन था। तो इसमें से कौन मंत्री था, हुमायूं, तानसेन, टोडरमल, और इसमें से राणा प्रताप सिंह। राष्ट्र मंत्री का मतलब होता है जो इसमें से वित्त से यानी कि जो टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल था, जिसने यानी टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड सारे काम करता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 12th नंबर प्रश्न आता है, और 12th नंबर प्रश्न क्या है, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आंदोलन के आगे बढ़ रहा था जिसका नाम है वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण यानी स्वराज, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये जो 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसमें से यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। फिर बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें 13 नंबर में है मृदा रहित यानी कृषि को क्या कहते हैं। मृदा रहित कृषि को अंतराल फसल, रेशम उत्पादक, या जल संवर्धन, या आर्द्र संवर्धन, इनमें से आप क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो जल संवर्धन होगा। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, कौन सा हमारा प्रश्न आता है, 14 नंबर प्रश्न आता है, और 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे। इसमें से पूछा गया प्रश्न आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादन है। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अफ्रीका, या दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, इनमें से आपको बताना है जो इसमें से कौन सा रबड़ का सबसे प्रमुख उत्पादक है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता बहुत होती है। आप सबको पता है कि रबड़ उत्पादन के लिए हमें ह्यूमिडिटी की जरूरत पड़ती है, जिससे यानी कि पूर्व एशिया आ जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया आ जाता है, जो रबड़ उत्पादन में सबसे अधिक है। आपको ज्योग्राफी के हिसाब से नॉलेज होना चाहिए, ज्योग्राफी में भी आपको दक्षिण पूर्व एशिया ये सब आपको बताना चाहिए, तब जाके आपको प्रश्न सॉल्व हो पाएगा। अब 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर में क्या है, ग्रेट कैनियन किस नदी में स्थित है। कांगो, होंग हो, नील, या कोलोराडो, इनमें से आपको बताना है। तो 15 नंबर में आप बताइएगा कि ग्रेट कैनियन किस नदी पर स्थित है। तो जो इसमें से ग्रेट कैनियन नदी स्थित है वो किस में स्थित है, कोलोराडो में स्थित है। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी, आपको प्रश्न याद भी रहेगा, उसकी डिटेल के विषय में भी लिखिएगा। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न के भंडारण के लिए, अन्न के आयात के लिए, या उपयुक्त में से सभी। इसमें से क्या करें, भारतीय यानी खाद्य, ठीक है, खाद्य निगम की स्थापना की गई थी, किस लिए की गई थी, इनमें से आपको रीजन दिए गए हैं। तो देखो इसमें से ये अन्न प्राप्त करने के लिए भी किया गया था, अन्न भंडारण के लिए भी किया गया था, अन्न आयात के लिए किया गया था। तो इसमें से ऑप्शन हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें से हमारा जो प्रश्न आता है वो, अब इसमें से दोस्तों 17 नंबर प्रश्न क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। वनों की रक्षा और वृद्धि करना, वन्य तथा बिरले पशुओं की वृद्धि की रक्षा करना, या फिर पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, या उपयुक्त में से सभी। देखो इसमें से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या था, तो वनों की रक्षा करना भी ये इनका उद्देश्य था, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। वन तथा बिरले पशुओं का मतलब होता है जो यानी कि विलुप्त होने की कगार में, उनकी वृद्धि और रक्षा करना, तो ये भी वन्य जीव अभ्यारण्य का यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत आता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, ये भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे या अभी वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आएंगे, तो आपको उपयुक्त में से सभी इसका क्या होगा, आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, 18 नंबर प्रश्न आता है। देखो प्रश्न बड़े हैं, लेकिन ये सारे जो प्रश्न है ये बिल्कुल रियलिस्टिक है। प्रश्न के जो आते हैं आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, दिखावटी प्रश्न नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे आपको प्रश्न मिल जाए। सारे जो प्रश्न मिलेंगे वो बड़े प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम टफ होगा, बच्चे बहुत है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन भी वैसे ही आपको देंगे। तो इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 18 नंबर है, कौन सा सही नहीं है। आपको पहले हर एक प्रश्न को सही से पढ़ना है, फिर इसके बाद उसका सही जवाब देखना है।
इसमें क्या है, यानी निकृष्ट मुद्रा खरी मुद्रा के संचालन से बाहर धकेलती है। तो इसमें से निकृष्ट मुद्रा खरी मुद्रा को संचालन से बाहर धकेलती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, यानी कि जो निकृष्ट मुद्रा होती है वो खरी मुद्रा बिल्कुल यानी कि बहुत चालू मुद्रा को बोलते हैं, इसको संचालन से बाहर नहीं धकेलती। ये वो इसे मेरे हिसाब से अभी गलत है। और ऑप्शन चेक करते हैं। खरी मुद्रा निष्कृष्ट मुद्रा के संचालन को बाहर धकेल देती है, ये बिल्कुल सही है। जो मुद्रा बहुत तेज तर्राट मुद्रा होती है, यानी पैसा होता है जैसे कि डॉलर, ये बाकी मुद्राओं को बाहर धकेल सकता है। अब जैसे आता है बैंक दर मौद्रिक नीति का एक औजार है, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय नीति का एक औजार है, बिल्कुल सही है। इसमें से जो फ्रेंड्स आपका गलत होगा ऑप्शन ए, यानी कि यही ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा जो गलत माना गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न क्या है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं, ठीक है। इसमें से यानी कि ये रजिस्टेंट की बात है, रजिस्टर लिखा है जगह, रजिस्टेंस की बात हो रही है। तो स्मृति में होता है, यानी कि जो एलिमेंट्स लगे होते हैं सीपीयू में लगे होते हैं, या यानी कि आईओ यूनिट में, या रोम या ईपी रोम में स्थित होता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट होगा, यानी कि जो हम देखो रजिस्टेंस लगा होता है जो सीपीयू में, जो जितनी भी स्मृति तत्व का मतलब होता है जो ब्रेन एक्टिविटी होती है। अब ब्रेन एक्टिविटी हम सीपीयू को बोलते हैं, सीपीयू में सारे जो सीपीयू में जितने भी एलिमेंट्स लगे होते हैं उन्हीं को स्मृति तत्व बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। 20 नंबर प्रश्न आता है, लोकसभा में अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक लोकसभा का विघटन न हो जाए, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त न हो जाए, अगले मंत्रिपरिषद का गठन न हो जाए, या अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। 20 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको बताइएगा। देखो इसमें से जो लोकसभा का अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक क्या अगली लोकसभा का गठन न हो जाए, ठीक है। तो इसमें से अगली लोकसभा का जब तक गठन नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेगा, इसके बाद ऑटोमेटिक वो हट जाएगा, उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, नहीं देगा तो भी उसे मान लिया जाता है। फिर इसके बाद आता है 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? कनाडा, आयरलैंड, ब्राजील, अमेरिका, इनमें से आपको बताना है। 21 नंबर है, तो फ्रेंड्स इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आयरलैंड होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 22 नंबर प्रश्न आता है, और 22 नंबर प्रश्न क्या है, सुल्तान अजलान शाह कब 2018 जीता था? ये प्रश्न आया था 2019 का पेपर हुआ, 2018 में प्रश्न पूछा गया, तो वो रख दिया गया है इसी में आरआरबी में। तो ये वैसे तो लेकिन प्रश्न फिर भी अच्छा है, इसमें से किसी खिलाड़ी का नाम नहीं पूछा गया। तो इसमें से 22 का आपको जो राइट आंसर होगा, सुल्तान अजलान शाह कप ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न आता है। अब 23 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा? इटली, चीन, जापान, जर्मनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 2022 की, तो इसमें से जो हमारा सही आंसर बनेगा वो चीन बनेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 है, किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक संभावना यानी संभव संख्या है? यानी किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक संख्या संभव है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें से 400, 450, 500 यानी 545, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो राज्य विधानसभा सदस्यों की जो सबसे अधिक संख्या पॉसिबल बन रही है वो 500 बन रही है, ठीक है। फिर इसके बाद 25 नंबर प्रश्न आता है, और ये क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है कितना है? 362 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, या 353 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है, 382 व्यक्ति किलोमीटर प्रति स्क्वायर है, 375 व्यक्ति किलोमीटर प्रति स्क्वायर है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 382 व्यक्ति किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 क्या है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देगा? काला, लाल, हरा, बैंगनी, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो अगर हरी पत्तियों को पौधे में लाल रोशनी आप जब मारोगे, आपने कभी कभी चेक भी किया होगा, तो वो दोस्तों ब्लैक कलर का दिखने लगता है, यानी काले कलर का। फिर इसके बाद आता है 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर क्या है, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? ठीक है, तो क्या शामिल है इसमें से ये आप बताइएगा। भारत की राष्ट्रीय अखंडता शामिल है, या फिर इसमें सिविल आपराधिक मामले शामिल है, या भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद शामिल है, या आतंकवाद से संबंधित मामले शामिल है। इसमें से प्रश्न को एक बार फिर आपको पढ़ के फिर इसको बताएं सब। उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत शामिल भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच के विवाद का निपटारा करना, यही इसमें शामिल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न क्या है, यानी मंड पानी घुलनशील नहीं होता फिर भी यह आलू में बड़ी मात्रा में संचालित क्यों रहता है? मंड पानी में घुलनशील नहीं होता, ठीक है, फिर भी यह आलू में बड़ी मात्रा में संचालित रहता है। जैसे मृदा सूक्ष्म जीवों या इसे कंद जमा करते हैं, ऑप्शन ए में है। यह पत्तियों से शर्करा के रूप में स्थानांतरित होते हैं। यह आलू की जड़ में यानी कि स्निलिस्ट रहता है। यह मनुष्यों के लिए उपयोगी होता है। इनमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा यह क्या होता है, यह इसमें से जो इसका राइट आंसर बनेगा मेरे हिसाब से, और सही भी होगा आंसर, यह पत्तियों से शर्करा के रूप में स्थानांतरित होता रहता है, यानी चेंज होता रहता है शर्करा के रूप में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? तो कौन सा ऐसा समझौता हुआ था जो लक्ष्य था हिंदू मुस्लिम के मतभेद को सुलझाना? लखनऊ समझौता, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, या लाहौर समझौता?
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ समझौता हुआ था दोस्तों, ये हिंदू मुस्लिम के विवादों को निपटारा करने के लिए। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 30 नंबर प्रश्न आता है और 30 नंबर प्रश्न क्या है, 526 ईस्वी में सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार अटैक किया, कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार, 4 बार, 2 बार या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितनी बार, वो 4 बार, यानी कि 1526 के पूर्व बाबर ने भारत पर अटैक किया था, तब जाके यानी 1526 की लड़ाई हो पाई थी। फिर इसके बाद आता है 31 नंबर प्रश्न आता है और 31 नंबर प्रश्न क्या है, सीमांत राजस्व क्या है? किसी इन फर्म का औसत राजस्व, या बेची गई प्रत्येक यूनिट पर प्राप्त राजस्व, या अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को, या सभी यूनिट की बिक्री से प्राप्त राजस्व को? इनमें से आपको बताना है। तो 31 नंबर में आप बताइएगा दोस्तों क्या होगा। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा क्या होगा, अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त यानी कि राजस्व को, इसको बोलते हैं सीमांत राजस्व। जैसे कि आपकी क्या कहते हैं, यानी कोई सामान बेच रहे हैं, अब उस सामान में से कुछ एक्स्ट्रा है, अब उसको आपने अगर बेचा, उसमें से जो इकट्ठा राजस्व होगा उसी को सीमांत राजस्व बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर है, राजनीतिक विज्ञान किसका विज्ञान है? ठीक है, राजनीतिक विज्ञान किसका विज्ञान है? राजनीतिक इंजीनियरिंग, सांस्कृतिक इंजीनियरिंग, सामाजिक इंजीनियरिंग या आर्थिक इंजीनियरिंग? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, ये सामाजिक इंजीनियरिंग हो जाएगा। राजनीतिक विज्ञान यानी कि ये सामाजिक इंजीनियरिंग विज्ञान है। फिर इसके बाद भारतीय संविधान में यानी कि अलिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है, यानी किस देश से प्रेरित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या ब्रिटिश के संविधान से? कौन से शब्द, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रांस के संविधान से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक करता है, महाअधिवक्ता करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है या अटॉर्नी जनरल करता है? फ्रेंड्स इसमें से क्वेश्चन को काफ़ी घुमाया गया है, यानी कि राष्ट्रपति भी हट जाए ना रहे या मृत्यु हो जाए या बाहर चले, उपराष्ट्रपति भी ना रहे या हट जाए चले जाए, तो इसके बाद राष्ट्रपति की जगह पर उसको कार्यों का यानी कि देख रेख कौन कर सकता है? ये 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शनों में से आपको आंसर निकालना। तो इसका एक क्रम बनता है, सबसे पहले यानी कि राष्ट्रपति होता है, फिर इसके बाद उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, फिर इसके बाद कौन होता है, यानी कि जो जज होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, जज होता है, फिर इसके बाद यानी जज तक रहता है, यानी कि इन तीनों में से फिर इसके बाद जज का नंबर आता है। तो इसमें से भारत के मुख्य न्यायाधीश ही इस पद को संभालेंगे और इनका कार्यभार संभालेंगे राष्ट्रपति का। फिर इसके बाद आता है 35 नंबर आता है, तो यूरेनियम 235 श्रृंखला किस संख्या से संबंधित है? एक्टियम श्रृंखला, थोरियम श्रृंखला, यूरेनियम श्रृंखला या नेपच्यूनियम श्रृंखला? इनमें से आपको बताना है 35 नंबर का। तो जो इसमें से यानी कि U235 यानी कि यूरेनियम 235 श्रृंखला यानी कि संख्या से संबंधित है, तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये एक्टियम श्रृंखला से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विचार किसके संविधान से ग्रहित किया गया है? आयरलैंड से, रूस से, अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से? इनमें से आपको बताना है। तो किससे किया गया है दोस्तों? ये भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो विचार आया था, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद 37 नंबर प्रश्न आता है और 37 नंबर प्रश्न क्या है, आपसे पूछा जा रहा है, मांग वृक्क किसके अधीन यानी कि अनियत होता है? शुद्ध प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, द्विअधिकार या अल्पाधिकार? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अल्पाधिकार हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न आता है 38 नंबर प्रश्न आता है और 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है क्या? अवशोषण का सिद्धांत, केशिका का क्रिया या संघनन या चूषण का क्रिया? इनमें से है। ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, लेकिन फिर भी इसमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसमें से केशिका क्रिया का सिद्धांत आएगा। जो मृदा द्वारा जल को यानी सोखने का सिद्धांत है वो कोशिकाओं द्वारा या केशिकाओं द्वारा इसको सूखा जाता है। फिर इसके बाद 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 क्या है? परिक्षेपण, ठीक है। इसमें से प्रश्न क्या है? इसमें से प्रश्न है, परिक्षेपण किससे यानी घोषित करता है? घोषित करता है मानव विचलन का मान, केंद्रीय मान के आसपास का यानी डाटा प्रसार, या मोड का मापन या मध्य का मापन? इनमें से आपको बताना है। तो 39 नंबर का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? वो होगा मानक विचलन का मान होता है जो परीक्षण को घोषित करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खियों में किसने शुरू की थी? गुप्त, सल्तनत, सुल्तान, मुगल, कुषाण? इनमें से आता है। यानी भारतीय वास्तुकला शिल्प किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? ये दोस्तों शुरू की थी सल्तनत, सुल्तान ने शुरू की थी। सल्तनत या सुल्तानों का सल्तनत था, तब ये शुरू किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, किस प्रकार के आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता? इनमें से कोई नहीं। स्थानांतरण, घूर्णियाँ या कंपन? इनमें से आपको बताना है। तो 41 का जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों, यानी किस प्रकार आणविक गति की आंतरिक ऊर्जा में योगदान नहीं होता, तो इसमें से कोई है ही नहीं, ठीक है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 42 की तरफ आते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या है? 42 नंबर प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? शंख घोष को, कृष्ण सोबती को, रघुवर चौधरी को या भालचंद्र नेमडे को? प्रश्न पुराना है, यानी कि पेपर ही जब पुराना है तो प्रश्न भी पुराना होगा, यानी कि 2019 का पेपर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कृष्ण सोबती होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न क्या है? वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, यानी 3500 ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व के बीच में, या 3500 से 1000, या 2500 से 500, या 3500 से 1000 के बीच में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, अगर वैदिक की रचना देखी जाए, जो वैदिक वाली पुस्तकें जितनी भी लिखी गई हैं वो 35 से ईसा पूर्व से लेकर यानी 2500 ईसा पूर्व के बीच लिखी गई हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो बनाने में हमें काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी समय लगता है इन वीडियो को क्रिएट करने में, बनाने में एक एडिटिंग करनी पड़ती है, क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, फिर ढूंढना पड़ता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई गलत काम नहीं है। दूसरे को वीडियो रेफर भी कीजिएगा, ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। अब 44 नंबर प्रश्न आता है, जिस समय, ठीक है, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? एटली, माउंटबेटन, वेविल या चर्चिल? इनमें से आपसे पूछा जा रहा है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इटली हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न क्या है? महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चोल, चलयुग, पल्लवों और चेदी? इसमें से महाबलीपुरम मंदिर के बारे में पूछ रहा है, तो किसने निर्माण कराया था? ये पल्लवों ने निर्माण कराया था। फिर इसके बाद आता है 46 नंबर प्रश्न आता है, और 46 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस के अणुओं का मध्य मुक्त पथ पर क्या होगा? दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन है, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, या गैस की प्रकृति के आधार पर बढ़ेगा या घटेगा। देखो दोस्तों, यदि कोई पात्र बंद है और कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए, यानी प्रेशर कम कर दिया जाए, तो गैसों का जो अणुओं का माध्य मुक्त पथ पर क्या होगा? ये दोस्तों बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि गैस आप कितनी भी लिक्विड फॉर्म पे रहे, अगर उसको यानी कि खुले में छोड़ दोगे उससे कुछ गैस निकालकर, तब भी वो दोस्तों बढ़ेगा, कम नहीं होगा। फिर इसके बाद 47 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या है? 47 नंबर में है, निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? सरकार, जनसंख्या, संप्रभुता या संस्थाएं? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वो संस्थाएं हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 48 नंबर प्रश्न है, और 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस वर्ष किए गए थे? 1931 में, 1939 में, 1935 में या 1932 में? इनमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा कब होगा? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब 49 प्रश्न के बीच में आते हैं। 49 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, फिर इसके बाद बेंजेलिड हार्ड होता है, या फिर इसके बाद क्लोरोबेंजीन होता है, या एनेलीन होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ऐसे ही थे, थोड़ा ऑप्शन पढ़ लूं, लेकिन क्लोरोबेंजीन आपको याद रखना है, नीले से हरे रंग की ज्वाला करता है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 50 नंबर प्रश्न आता है, और 50 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो इसमें से 50 नंबर दोस्तों प्रश्न है, और 50 नंबर क्या है? शैवाल विज्ञान अध्ययन है शैवालों का, कवक का, लाइकेन का, जीवाणुओं का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो शैवालों का होगा। और हम टॉपिक को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके 50 प्रश्न हो गए। नेक्स्ट वीडियो जो आपका सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है, उसमें आपको 50 प्रश्न होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रश्न यानी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि आपको जो 50 प्रश्न मिलने वाले हैं वो दोस्तों 1 या 2 दिन बाद ही अपलोड हो पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।